तकरीबन 1 बिलियन टन के करीब कचरा पैदा होता है एनुअली पूरी दुनिया में, बिलियन टन। तो और ये 2025 तक ये तकरीबन इससे डबल हो जाएगा, 1.3, या इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर डिफरेंट है, आपको सिर्फ इसकी नोयत समझानी, ठीक है। इतना सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ओवरऑल पूरी ग्लोब के ऊपर, और ये कूड़े के ढेर हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन्स। इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये जितने आपने टाइप्स पीछे पड़ी हैं वो सारी कॉज हो रही है। एक तो ये मसला है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर आप मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत तेजी से आपकी लैंड को ऑक्युपाई कर रहा है, आपके वाटर को ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है जी। डिजीजेस कॉज कर रहा है, जितने साइड इफेक्ट्स हैं वो सारे आपने पढ़े हैं इसकी वजह से। एसिड रेन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, ये सारा कुछ, वो तमाम चीजें जो आपके इस्तेमाल में नहीं रह जाती, आपके इस्तेमाल की नहीं रह गई, वेस्ट होती हैं, वो सारे का सारा सॉलिड वेस्ट है। उसको आप कंसिडर, वो चाहे किसी इंडस्ट्री से आ रहा हो, वो चाहे किसी घर से डोमेस्टिक हो, वो किसी हॉस्पिटल से हो, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी से हो, कोई भी सोर्स उसका हो सकता है। लिस्ट ऑफ सोर्सेस। थैंक यू। हाँ, कॉफी, पीनट्स दे देना साथ, जरा गला खुश्क नहीं होता। अच्छा, सो कहने का मकसद ये है कि इसको कहीं ठिकाने तो लगाना पड़ेगा ना भाई। जो हम मैक्सिमम इसके साथ कर सकते हैं, जो उसमें से हम चीजें निकाल सकते हैं। मैं तो रोज खाता हूं, हद होगी, पीनट्स के बगैर तो यहां काम ही नहीं चलता। अच्छा, सुनते जाएं। सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए पाकिस्तान में तो कहीं पे कोई खास काम नहीं हो रहा। लोग मिसाल देते हैं लाहौर की, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है, लाहौर भी पूरे में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है। एक और बात सुनिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे जो हो भी रही है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं, वो भी जितनी चीजें बाकी हैं उनको सिर्फ डंप किया जा रहा है। उससे आगे कोई एनर्जी बनाना, उससे फर्टिलाइजर बनाना, उससे कंपोस्ट तैयार करना, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिसाइकल करना, रीयूज करवाना, रीसेल करना, ये सारे काम नहीं हो रहे। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे तरतीब क्या होती है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट होती है। सॉलिड वेस्ट जहां जनरेट हो रहा होता है एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, यानी प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, ये पहला स्टेप होता है। घरों में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा आप पढ़ लेंगे। अच्छा, सॉलिड वेस्ट की प्रोडक्शन के बाद, उसके बाद अगला काम आता है उसकी कलेक्शन, उसको इकट्ठा करना। उसके मेथड्स होते हैं। बाज़ लोगों को एजुकेट किया जाता है कि घर का कूड़ा करकट जो है वो बाहर डस्टबिन में फेंके। अब उससे भी एडवांस तरीकाकार ये है, लॉट में जो चल रहा है कि घर से आके लेके वो शॉप पर जाए, जिसमें वो आपको पॉलिथीन बैग्स दे जाते हैं ब्लू कलर के, डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, उनको उठा के वो ले जाते, शाम को फिर आते हैं। ठीक है, कई एरियाज में ये तरतीब चल रही है, कई एरियाज में डस्टबिन है, वहां पे कई जगहों पे सोसाइटीज ने अपने कलेक्शन सेंटर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, हर घर के बाहर उनको एक नेट, एक टोकरी या जो कुछ भी है वो दिया हुआ कि इधर रखें। गार्ड्स आते हैं, वहीं से वो जो भी उनकी टीम आती है वो वहीं से उठा लेती है, बस इतना ही है। लेकिन वो ले जाके उसको डंप करते हैं, उसकी आगे मैनेजमेंट का कोई काम नहीं। ठीक हो गया। चलो, इससे भी काफी फर्क पड़ जाता है, बिलीव मी, इसकी कलेक्शन से भी कराची वाला हाल यहां पे नहीं होता। अच्छा, चले, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट के बाद उसके बाद कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इसको आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन के दौरान ही अगला स्टेप भी आप कर सकते हैं, यानी सॉर्टिंग उसकी शुरू कर सकते हैं। उसमें छिलके, सब्जियां, फल वगैरह जो चीजें हैं, ऑर्गेनिक मैटर जितना है उसको अलग कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक को अलग कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर हैजर्डस है,
ठीक है जी, उसमें कोई केमिकल्स हैं या उसके अंदर कोई ऐसी चीज, मतलब हॉस्पिटल का वेस्ट है, उसको अलग रखेंगे। ठीक है, हैजर्डस नॉन हैजर्डस को अलग कर लिया जाए। किया जाता है कि आपने 3 डिफरेंट उनको बैग्स दिए जाते हैं, 3 डिफरेंट कलर्स की बाहर डस्टबिन होती है, उन्होंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और हैजर्डस इनको अलग अलग फेंकना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चीजें शुरू से ही कलेक्शन के टाइम पे ही आप सॉर्टिंग भी शुरू कर, सॉर्टिंग होगी।
डेवलप करना पड़ता है। फिर अगली रिक्विजिट होती है कि उसके अंदर मौजूद वाटर लिक्विड्स या लिचेट्स जो होते हैं उनको निकालने के लिए आपने क्या करना होता है, उनके अंदर वाटर को या बाकी लिक्विड्स के फ्लो के लिए ड्रेनेज देनी होती है। तो उसमें फिर पाइप्स रखे जाते हैं जो उसको जगह जगह से ड्रेन करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने ये करना होता है कि उसके सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है जी, यानी सेल्स से मुराद है कि आपने सारे का सारा 100 एकड़ ऐसे तो नहीं छोड़ना, एक एक एकड़ का, ठीक है, आपने सेल बना, उसको पहले फिल करना है और फिल करने के बाद फिर उसको कैप करना है। कैप करने से मुराद ऊपर से कवर करना है, या मट्टी से कवर करें, ऊपर से शीट से कवर करें, उसको ऊपर से कंक्रीट करें, कुछ भी करें, उसको ओपन नहीं आप छोड़ सकते। इस तरह नहीं है जैसे आप रावी की साइड पे जाएं तो आपको रिंग रोड के ऊपर कूड़े की पहाड़ियां नजर आती। ये कौन सी लैंडफिल है, ये तो ओपन एरिया। ये तो जितनी बीमारी आपने शहर से निकाली है, ठीक है जी, सेल्स इस पर्पज के लिए होते हैं ताकि उनको कैप किया जा सके। दीवारें बना के उनको कैप करना आसान होता है। ओवरऑल बड़े सेल्स को या ओपन एयर में पड़े हुए जितना भी आपका कूड़ा होता है उसको कैप करना मुश्किल होता है। ठीक हो गया, इसलिए फिर उसके पोर्शंस बनाए जाते हैं और उनका एक पोर्शन फिल किया, उसको कैप किया, फिर अगला फिल कर रहे हैं, फिर उसको कैप करेंगे, बंद करेंगे। ओपन एयर आप नहीं छोड़ सकते। 3R से मुराद है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अच्छा, और ये एक और भी 4R भी लोग कहते हैं, रिकवरी का भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। रिकवरी से मुराद है, सर तो पाकिस्तान में कोई चेक नहीं करता ये प्री रिक्विजिट्स, बच्चे यहाँ पे कुछ भी इंप्लीमेंटेड नहीं। कराची के हाल आपने देखा नहीं है, कराची में जो कुछ चल रहा है। कराची सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ना होने की वजह से अर्बन फ्लडिंग का शिकार है। ठीक है, वहां पे वो चाइना कटिंग और जितने भी वहां पे कच्चे नाले हैं उनके ऊपर वो सारी पब्लिक को बिठा के, नाले सारे उनके अंदर गंद पड़ा हुआ, पॉलिथीन बैग्स हैं और वो सारा सॉलिड वेस्ट उनके अंदर जाता है, वो ब्लॉक हो जाता है, पूरा शहर चौक हो जाता है। मैंने अर्ज की कि पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहां पे हो रही है। अच्छा, मैं बता रहा था 4R भी आपको मिलेगा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी। रिकवरी का मतलब है प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, बायो गैस जिस तरह प्रोड्यूस करना, यानी कूड़े करकट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस होता है उसको रिकवरी कहते हैं। ठीक है जी, अहमद शाह, ये कराची वाले किसी बंदे से पूछे चाइना कटिंग क्या होती है। ठीक है, रियल एस्टेट का एक इशू। अच्छा
एसिड रेन जब आएगी उसकी वजह से कास्ट टोपोग्राफी जनरेट होगी, यानी एसिड रेन लाइमस्टोन को अपने साथ डिसॉल्व करके ले जाती है। जब लाइमस्टोन इसके साथ डिसॉल्व होकर वहां से निकलेगा तो नीचे गारें डेवलप होंगी, बड़े बड़े गड्ढे पड़ेंगे, ठीक है जी, और डिप्रेशंस डेवलप होंगे। तो टोपोग्राफी आपकी फ्लैट नहीं रह जाती, नॉर्मल नहीं रह जाती। आपको नहीं पता आप रॉक्स के ऊपर चल रहे हैं और नीचे सारी की सारी बहुत बड़ी किलोमीटर लंबी गाड़ डेवलप हुई होती है। सो एसिड रेन की वजह से लाइमस्टोन जो है यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है इन एसिड्स के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व होकर वहां से निकल जाता है। ये बहुत बड़ा मसला है इसका, ठीक हो गया। और फिर एसिड रेन की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जानवर मरते हैं छोटे, ठीक है जी। सो एक फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। ओवरऑल बैड इंपैक्ट्स हैं इसके इकोसिस्टम के ऊपर। ये तो इफेक्ट्स हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं? वही तमाम सॉल्यूशंस हैं जो आपके एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के सॉल्यूशंस हैं। फॉसिल फ्यूल बर्निंग कम करें, शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल एनर्जी, शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन मेथड्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको। सर पाकिस्तान में हुई है एसिड रेन, कब हद होगी, होती है। वो इस तरह तो नहीं बताया जाता ना कि कल एसिड रेन हुई थी, ठीक है, लेकिन एसिडिटी एसिड रेन जो है ये कॉमन है बच्चे। पीनट्स पीनट्स मैं कर रहा हूं जी रिपीट, 1 मिनट। जी नूरुल हुदा, यू आर राइट। चांसेस होते हैं कि उसमें सेटल डाउन होने के ज्यादा चांस है, काफी देर बाद बारिश हो तो वो ज्यादा एसिडिक होती है। इज स्मॉग अ टाइप ऑफ दिस एसिड रेन? नहीं, स्मॉग बेसिकली कोई एसिड नहीं है, स्मॉग कोई एसिड रेन की टाइप नहीं है। स्मोक प्लस फॉग ये चीजें जब मिक्स होती, ठीक है जी, तो उससे कोई डाइल्यूट एसिड नहीं बन रहा होता, ठीक है। लेकिन इस पर थोड़ा सा स्टडी करने के, तूती छोड़ने के मूड में नहीं हूं मैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सिम्टम्स जो है ना वो मुझे भी साइंस आ रहे हैं कि उस तरफ भी हो सकता है। सर फर्स्ट रेन भी जी ठीक है, बट इट कॉजेज इरिटेशन इन स्किन एंड आईज। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसकी केमिस्ट्री मुझे देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आई विल कंफर्म, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, सॉल्यूशंस सुने, इसके सॉल्यूशंस क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वही सॉल्यूशंस हैं यार जो हमने उधर लिखे। फॉसिल फ्यूल बर्निंग यानी कोल गैस ऑयल बर्निंग कम करें, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल सोर्सेस पे शिफ्ट हों, क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हों। एक ही बात है, रिन्यूएबल की तरफ जब आप जा रहे हैं तो क्लीन एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं। गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगवाएं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जनाब, लाइफस्टाइल चेंज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट होना शुरू हो, ताकि कम से कम आप फॉसिल फ्यूल बर्निंग करें। अब फॉसिल फ्यूल बर्निंग रिड्यूस करने का क्या मेथड है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वाइल्ड फायर जो हो रही है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वोल्केनिज्म पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नूरुल हुदा, स्मोक ओजोन की वजह से नहीं होती, क्या हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको रेगुलेट करें, उसको प्रोसेस करें, फिल्टर इंप्लीमेंट करें, लेजिस्लेशन करें, ऐसे इक्विपमेंट्स उनको फोर्सफुली या बाय लॉ उनको फोर्स करें कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करें चिमनीज के अंदर, जो हैजर्डस गैसेस जो एसिड रेन कॉज करती हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, उनको फिल्टर करें, ठीक हो गया। ये वही सारे के सारे स्टेप्स हैं। और मैसिव स्केल पे एफॉरेस्टेशन करें, दरख्त लगाएं, ठीक है जी। उस सूरत में आपकी एयर और एयर प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स हैं जो इंटरनेशनली चाइना को फॉलो करें, एयर प्यूरिफिकेशन के लिए एयर क्लीनिंग टॉवर्स बना रहे हैं हम, ठीक है जी। जी बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वही सारे सॉल्यूशंस हैं
जो एयर पोल्यूशन के लिए आप इस्तेमाल करें। 10 बिलियन ट्री सुनामी, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब वैसे बातें करते हैं आप लोग ना, आप मुझे छेड़ रहे हो, लुकमे दे रहे हो। दवाइयां महंगी कर दो इसलिए कि उनकी सप्लाई बहाल हो सके। कुछ का खौफ करें, शर्म आनी चाहिए लॉजिक देते हुए। ठीक है जी, गंदम महंगी कर दो ताकि सप्लाई मेंटेन रहे, तो फिर आप घर चले जाएं, बार्टर ट्रेड पे चलने दें सोसाइटी को। चाइना की मिसाल ये थी ताहिरा, चाइना इस वक्त दुनिया का सबसे
अगर ये अर्थ है तो इसका पहला जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर दूसरी, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। थर्मोस्फियर को आइनोस्फियर भी कहते हैं। पता नहीं बच्चे होगा, अगर है शौकत खाना में तो अच्छी बात है। 16 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर जाती, 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फियर जाता है। 0 से मैं शुरू हुआ हूं, 50 50 से ऊपर 80 तक मीजोस्फियर, 80 से लेके 120 किलोमीटर तक आइनो या थर्मोस्फियर। और ये जो ऊपर वाला है ये 1000 किलोमीटर तक भी जा सकता है और कहीं पे खत्म हो जाता है। ये वेरी करता है, बहुत लेस अमाउंट रह जाती है यहाँ पे गैसेस की। अच्छा, इसकी जो है वो हाइट वेरी करती है, वो फिक्स नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर के अंदर ऊपर जाते हैं, हाइट गेन करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फियर में ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज होगा, मीजोस्फेयर में जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ऑल्टरनेट चलता है, डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक हो गया। अच्छा, पहला स्फीयर जहां पे हम रहते हैं उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, हम ट्रोपोस्फियर में हैं। यहां पे मैक्सिमम गैसेस हैं। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहले टेम्परेचर सुन लें। इसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत नीचे जा सकता है, -53 तक जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड। स्ट्रैटो में टेम्परेचर इंक्रीज करके -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। अभी भी ठंड है लेकिन इसकी निस्बत कम है। ये पीक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। मीजोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर फिर डिक्रीज होता है और -93 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फिगर्स याद करना आसान है, 53 -3 93, इतना डिक्रीज हो सकता है। थर्मोस्फेयर के अंदर इंक्रीज होता है और यहां पे बहुत ज्यादा गैसेस के आयनाइजेशन की वजह से टेम्परेचर काफी बढ़ता है और 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जा सकता है। और इधर टेम्परेचर वेरी करता है, इट डिक्रीजेस। ठीक है जी। तो इसकी कोई फिक्स रेंज आपको कहीं पे भी किसी बुक में नहीं मिलेगी। तो जो आपको प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी वो पहले चारों की मिलेंगी। अच्छा, इनकी हाइट की, टेम्परेचर के ट्रेंड की और टेम्परेचर की पीक्स की, तीन बातें हमने अभी डिस्कस की। ट्रोपोस्फियर जो होता है इसके अंदर सारा वेदर होता है। क्लाउड्स इधर होते हैं, बारिश इधर होती है, हेल्स इधर होते हैं, लाइटनिंग इधर होती है। वेदर के तमाम
रेफ्रिजरेंट्स जो है ये बेसिक कॉज है किसका, जब आप रेफ्रिजरेंट्स मतलब ऐसी गैसेस जो कूलिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेस है बच्चे हसान, और उसके बाद खत्म हो जाता है आपका जो इंटैक्ट एटमॉस्फेयर वेंड हो जाता है। अच्छा जी, रेफ्रिजरेंट्स जो है इनको आप कंज्यूम करते हैं फॉर व्हाट, फॉर कूलिंग पर्पसेस। एसीज के अंदर यूज होते हैं, फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये जाके ओजोन के साथ मिलते हैं और ओजोन के साथ परमानेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। सीएफसीज जब ओजोन के साथ मिलेंगी तो इसको अपने साथ नथी करेंगी और परमानेंटली थिन होना शुरू हो जाएगा। जब ये लेयर थिन होना शुरू हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, यूवी रेज जो है वो सारे की सारी कंज्यूम नहीं होंगी और नीचे अर्थ तक पहुंचना शुरू कर देती। ओहो, तो हम देख सकते हैं इस सारे सिस्टम से गुजर के आप सितारे देख लेते हैं तो ये देख सकते हैं इसके अंदर जो कुछ हो रहा है। महक, क्या आप इससे दूर मून नहीं देखते? आप तो इसी इसी से निकल के नजर आपकी देख रही होती है उसको। हाँ, ये है आपका विजन वेरी कर सकता है। मसलन एक बड़ा फेमस साइंटिफिक रीजनिंग होती थी, अब तो साइंटिफिक रीजनिंग का चैप्टर निकाल दिया गया है इस बुक में से। पहले इस तरह के कई क्वेश्चंस होते थे, बड़े इंटरेस्टिंग होते थे। डू स्टार्स ट्विंकल, क्या सितारे टिमटिमाते हैं? बताएं जरा। नो, शाबाश। तो सितारे नहीं टिमटिमाते तो आपको क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? क्या वहां पे कोई लोड शेडिंग हो रही होती है या कोई फंक्शन चल रहा होता है कि वो कभी लाइट बुझती है, कभी ज्यादा कभी कम? जी मैं कर देता हूं मरियम, पहले वो पिछला पॉइंट मैं अभी फॉर्म एंड देन आर क्रिएटेड, क्या बिकॉज ऑफ गैसेस? जी महक, यही बात है। गुड। जब आप उनको देख रहे होते हैं तो आपका विजन वेरी कर रहा होता है ड्यू टू योर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कभी आपके सामने कोई थिक गैसेस आ रही होती हैं, आपका विजन वेरी कर रहा होता है, सितारों को कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक हो गया? और ना ही वो एटमॉस्फेयर में आई थिंक वेरिएशन ऑफ विजिबिलिटी ड्यू टू, जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। सो ये नहीं है कि आप, ये कोई इतना भी दूर नहीं है, 120 किलोमीटर हायर है, ठीक है जी, और ये बहुत इजीली विजिबल है और पूरी अर्थ वाले इसको नहीं देखते। इनकी ज्यादातर कंसंट्रेशन पोल्स के ऊपर होती है ड्यू टू मैग्नेटिज्म, इसलिए पोलर रीजन्स में रहने वाले लोग, और पोल्स के ऊपर ये थिकनेस भी रिड्यूस हो जाती है, ये भी आपको बता दूं। पोल्स के ऊपर ये एवरेज लेंथ्स हैं जो मैंने आपको लिखवाई। नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर ये शाम के वक्त क्लियर होते हैं और उस वक्त बहुत इजीली इसको देखा जा सकता है। सर इससे ऊपर जन्नत जहन्नम अर्श भी तो है, सेवन स्काईज कहां पे हैं सर? हमें तो एक ही दिखता है, जो आपको एक दिखता है वो भी स्काई नहीं है। आपने